स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हम लोग आपको पता है कि 8th क्लास के एनसीईआरटी के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के ऊपर बात कर रहे हैं 8th क्लास। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक 6th क्लास की अगर एनसीईआरटी नहीं देखे हो या 7th क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी हो तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है सिंपली। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग को जाओगे तो आपको दोनों ही चैप्टर की पूरी जो लिंक है वो मिल जाएंगी, तो आप लोग को वो देख लेना है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी तो सब पढ़ रहे हैं, है ना, आपको अलग क्या करना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताते हैं। इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, आप एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, एक बात हो गई, लेकिन आप रीड करके उसको समझ कितना पाते हैं, जो समझ है आपकी वो आप इन वीडियोस से बना सकते हो। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, बिल्कुल कोई भी आपको पैसे नहीं देना है, बस जस्ट आप लोगों को इसको रीड करना है, समझना है चीज़ों को। क्योंकि जब आप लोग आगे की स्टडीज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस तो कभी डायरेक्टली नहीं बनते, पर एनसीईआरटी की मदद से जो क्वेश्चंस है उसकी समझ जरूर बन जाती है। और हमारा यही कोशिश है कि आपकी समझ मजबूत हो, जिसके कारण से जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पर आपको जो उसकी मदद है वो ज़्यादा मिलेंगी, वो इम्पॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए पूरा एनसीईआरटी का कोर्स है। लगभग ये कोर्स 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको लगातार वॉच करना है और आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जस्ट क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में क्या बात किया था। तो हमने देखा था कि दीवान क्या होता है ना, और फिर हमने यह भी देखा कि दीवानी क्या होती है, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो नील की खेती है, ठीक है ना, नील की जो खेती है उसकी खेती किस तरह से हम लोग करते हैं, है ना, किस तरह से खेती की जाती है। और आप लोग देखोगे कि यूरोप के मार्केट में जो नील की मांग थी वो किस तरह से थी। आप ये सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से जो नील की खेती के लिए विद्रोह होने लगे, लोग ऊपर आए, उन लोगों को लगा कि किस तरह से हमारा मतलब हम लोगों का उपयोग करके जो अंग्रेज़ सरकार है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमको ही उपयोग करके हमको किस तरह से परेशान कर रही है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किए, चैप्टर नंबर 3 में देखे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम लोगों ने यह भी समझा कि किस तरह से जो नील विद्रोह होता है चंपारण में, और उसमें आप देखोगे कि एक आंदोलन की शुरुआत होती है महात्मा गांधी जी की, जो आप बोलोगे कि किस तरह से एक एंट्री होती है ना, वो आते हैं पूरे फ्रेम में और आप देखोगे कि किस तरह से चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, लेकिन आपको ये समझना होगा कि देश बोलो दुनिया बोलो, जिसे हम भारतीय देश की हम बात करते हैं तो यहाँ पे विविधताओं का देश इसको माना जाता है ना। विभिन्न प्रकारों की संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकारों की जातियाँ हैं, भाषा है। तो आपको नहीं लगता कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के लोगों का दमन कर रही थी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसी समय बहुत सी घटनाएं घट रही थी। तो वो जो घटनाएं थी, वो जो लोग थे, है ना, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखोगे जब आर्ट एंड कल्चर से इसको आप मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जब ऐसे नहीं बोला जाता है कि भारत की आज़ादी के लिए कितने सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया, सब लोग साथ में आए और तभी हमको ये जो आज़ादी है वो मिली। तो हम किसी भी तगबे को, किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को नहीं छोड़ सकते, तो हमको उन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि किस तरह से जो आदिवासी है, दिकू है और एक स्वर्ण युग की जो कल्पना है, इन लोगों को साथ में लेकर या इन लोगों के सहयोग की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेनली हम देखेंगे जब बिरसा मुंडा की यहाँ पर एंट्री होगी और किस तरह से इनका योगदान, किस तरह से लोग इनके फैन बन जाएंगे, किस तरह से लोग इनको फॉलो करने लगेंगे, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो दीकू लोग कौन थे। ठीक है, दीकू बोलो या दीकुओ बोलो, तो मेन तौर पर जो दीकुओ लोग थे ये कौन थे, में बाहर के लोग थे, बाहरी लोग आप इनको कह सकते हो।
तो सबसे पहले क्या होता है 1895 में, मतलब लगभग अभी शुरुआत होने वाली है 19वीं शताब्दी की, और आप देखोगे कि बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। अब ये जो बिरसा थे, ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि इनको भगवान ने भेजा है कि जो भी लोग हैं परेशान हैं या जिनके ऊपर दमन किया जा रहा है उनकी मदद करने के लिए, है ना। ये खुद ऐसा मानते थे, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता था कि इनके पास कुछ रहस्यमयी जो शक्तियाँ है वो है, और इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का यूज़ करके ये चावल को डबल कर सकते हैं, गेहूं को डबल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होने लगी, वो खुद को भगवान मानने लगे, लोग उनको भगवान मानने लगे, और आप देखोगे कि किस तरह से उनकी जो उनके साथ सब लोग चलने की शुरुआत वहाँ पर होती है, ठीक है। तो लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारिया शक्ति है, ठीक है, किनके पास? बिरसा जी के पास, ठीक है, बिरसा जी के पास, ठीक है। अब देखो ये बिरसा है, अब हम देखेंगे कि इनको बिरसा मुंडा क्यों कहा जाता है ना। ये सब चीज़ें और ये सोच जब आपकी विकसित हो जाती है ना, तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना सफल हो जाता है, ठीक है। वो सारी बीमारियां दूर कर सकता था। अब आप सोचिए एक नॉर्मल सा एक इंसान जो जंगलों में घूमते हुए दिखता है, और आप देखोगे कि किस तरह से वो लोगों की बीमारियां भी दूर कर सकता है ना। अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा सकता है ना। और ये सब कोई मजाक नहीं है, ये सच है, ठीक है। जब आप लोगों से पूछोगे, पुराने लोगों से पूछोगे, तो आपको वो सच बताएंगे, और ये सब चीज़ें सच है, ठीक है। उसके बाद बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उनको दीकुओं, मतलब जो दीकुए थे बाहरी लोग की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है, ठीक है। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग क्या होते हैं, जो बिरसा है उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अभी जो मुंडा है ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये जो बिरसा है, इनका जो जन्म हुआ था एक मुंडा परिवार में हुआ था, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा कहते हैं, ठीक है। तो मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो ये जो ऐसे प्रश्न है, छोटा नागपुर में रहते हैं, गोंड है ना, आदिवासी है, तो इनके बारे में जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा आसान है ये सब चीज़ें, और कितनी आसानी से आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हो। क्योंकि आपको तो लिखना है ना, आपको समझना है, समझने के बाद आपकी सोच विकसित होनी चाहिए, और सोच विकसित होने के बाद क्या होनी चाहिए, आप उसको प्रेजेंट किस तरह से करते हो। तो जो प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो एनसीईआरटी है। इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि एनसीईआरटी के बिना आप आंसर तो लिख सकते हो, लेकिन आपके आंसर में निखार कब आएगा, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे बिरसा के समर्थक में इलाकों के दूसरे आदिवासी भी थे, जैसे कि कौन थे, दो प्रकार के लोग थे, एक थे संथाल और उराव, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको समझ लेना है कि ये जो दो समाज या जो जनजातियाँ के लोग थे, ये भी बिरसा के साथ थे, ठीक है। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। देखो सबका योगदान है आज़ादी में, अंग्रेजों को भगाने में, उनको यहाँ से निकालने में सबका योगदान है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से योगदान किए, बस इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा इनकी जो पद्धति है वो नष्ट होती जा रही थी, और आप देखोगे जो आजीविका है वो भी खतरे में आ रही है, और धर्म भी भिन्न भिन्न छिन्न हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। उसके बाद अब बिरसा का क्या काम है ना, बिरसा जी तो आ जाते हैं, तो उनको जो समस्याएं है ना, लोगों की जो समस्याएं है उनको दूर करना है, ठीक है। जिनको क्या कह रहे हैं हम लोग, दीकू कह रहे हैं। वे बाहरी लोग कौन है, और जो जिनको हम दीकूकार कह रहे हैं, उनके इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया है, ठीक है। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के जीवन किस तरह से बदल रहा है, और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे 2 ही पार्ट में हो जाए, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे अभी नई है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो अभी चल रहा था मुग़लों के बारे में चल रहा था कि मुग़ल उस समय में क्या तरह से चीज़ें हो रही थी, कैसे दीवानी मिल रही थी। अब आप देखोगे कि उसी समय में एक और समुदाय
उसी के साथ में काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आपका बेसिक बनना स्ट्रॉन्ग है। बेसिक अगर एक बार आपका बन जाता है तो फिर आप लोग जस्ट एक बार रीड करोगे तो भी ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं जो कि बाजार जा रही है एक नदी को पार करते हुए। पिछले साल आपने आदिवासी समाजियों के बारे में पढ़ा है ना, हमने देखा किस तरह से गोंड हो गए, अहोम हो गए, और ये विभिन्न प्रकारों की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने जब हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर कबीले रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों की बहुत अलग थी, है ना। जो क्या बोलोगे आप लोग, ब्राह्मण लोग थे, उनसे इनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी अलग थी, है ना। रस्में अलग थी, धर्म अलग था, और जो चीज़ें थी वो अलग थी, रहन सहन अलग था, ठीक है। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति के आधार समाज में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जो समाज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो आपको किसी भी तरह से इन समाजों में नहीं दिखेंगे, है ना। इन जो आदिवासी थे, गोंड थे, अहोम लोग थे, इन लोगों में आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे थे। इनमें जो प्रेम होता है ना, आप देखोगे, मेरे भी कुछ दोस्त हैं अभी भी, है ना, अभी भी, ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखोगे, इन लोगों से मिलोगे, इनके बीच में जो प्रेम होता है ना वो अलग लेवल का होता है, बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के रहने वाला, है ना। लोग मतलब किसी भी तरह से चीज़ों को ऊंचा या नीचा नहीं देखना, ना दिखाना, बहुत ही प्रेम के साथ आज भी है। आज भी मेरे कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। आपको कभी लगेगा नहीं कि जैसे अभी इन लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को अलग किया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप इन लोगों से जब मिलोगे, इनके साथ रहोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने जो यहाँ पे कहा रहा है ना कि बंधनों में बंधे उठे थे, आज भी आप देखोगे कि इनमें जो चीज़ें हैं ये आज भी आप लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। कुछ चीज़ें होती है जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो कुछ लोग खेती करते थे, है ना, कुछ लोग शिकारी थे, संग्राहक थे, और हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ लोग जानवर भी पालते थे, ठीक है। उसके बाद जो शिकार का वक्त था, बुआई था, बुनाई था, तो ये सब जो वक्त थे वो भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो यहाँ से रहेगा कि औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन में क्या असर पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि किस तरह से जो लोग थे 19वीं सदी के देश में, आप देखोगे कि तरह तरह की जो गतिविधियां हो रही थी उसमें सक्रिय थे, तो वो क्या कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ लोग समुदाय झूम खेती करते थे, ठीक है। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती है। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। मतलब कोई पेड़ है, समझ लो, अब पेड़ होता है तो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से धूप नहीं आ पाती, तो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं इसको क्या कर लेते थे, इन लोग काट देते थे, ठीक है। जिससे प्रॉपर जो आप लोग का खेत है उसमें जो किरणें हैं वो लगातार मात्रा पे मिलती रहेंगी। उसके बाद आप देखोगे कि ज़मीन पर उगी घास फूस कर जलाकर साफ कर देते थे। आज भी ये सब खेती में चीज़ों को उपयोग किया जाता है, उस समय से ये सब चीज़ों को उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद वे घास फूस के जलाने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख रखाव में पोटाश होती थी, ठीक है ना। क्या होती थी, ये जो राख मिलती थी इनको जलाने के बाद उसमें पोटाश होती थी, जो कि आप देखोगे आज भी हम बोलते हैं ना कि कोई भी खेती करने के लिए जो हमको खाद चाहिए, तो वो खाद में लोगों ने, मतलब सोचो 19वीं सदी में ही पोटाश की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उन लोगों को समझ में आने लगी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खोद देते थे, ठीक है। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे। क्योंकि ये लोग कौन थे, ये थोड़े से घुमंतू तरह के लोग थे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो 10 लोग आते हैं और इनको लगता है कि यहाँ पर खेती करनी चाहिए, तो ये लगातार यहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। और जैसे ही खेती कंप्लीट हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से पूरा सामान निकालते हैं और आप देखोगे कि कोई और जगह चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जहाँ भी उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल पड़ी रहती थी। मतलब अब हो गया ना वहाँ पर, एग्जाम्पल वहाँ पर उन लोगों की खेती हो गई है, तो आप देखोगे कई सालों तक वो जो खेती है वह पड़ी रहती थी, ठीक है। जो घुमंतू किसान थे वो मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे आपको, ये पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगल पट्टियों में रहते थे। आज भी आप लोग जाकर देखोगे तो आज भी ये जो लोग हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। और
जब इनसे आप जुलोगे, इनके साथ रहोगे, तो आपको लगेगा कि कितना जो हम जीवन जी रहे हैं वो कितना, मतलब आपको लगेगा आपका जीवन बेकार है। वो इतनी खूबसूरती के साथ जीते हैं। उनका सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि खुशियों को किस तरह से मिलना है, किस तरह से लोगों के साथ प्यार से रहना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को जब आप उनसे मिलोगे, उनके साथ रहोगे, तो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इसीलिए हम इनको क्या कहते थे, घुमंतू भी कह सकते थे, या घुमंतू खेती इन लोग करते थे। तो इसी तरीके से हम जिस चीज़ को समझ सकते हैं। अब कुछ लोग खेती करते थे, तो कुछ लोग क्या थे, शिकारी और संग्राहक भी थे। मतलब शिकार करते थे और शिकार करने के बाद उसको क्या कर लेते थे, जमा करते थे, मतलब संग्रह करते थे उसका। ठीक है, तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी स्वामी पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपने काम चलाते थे। ठीक है, जंगलों की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी मानते थे। आप देखोगे कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोन समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल, जड़ें और खाना पकाने के लिए साल जो झाड़ से निकलती है, ठीक है, ऐसे साइड से निकल जाती है, और महुआ के बीजों को तेल का इस्तेमाल करते थे। अब आपको पता है कि महुआ क्या होता है, ये खेतों में उगता है ना। इसका इस्तेमाल आप देखोगे कि जो शराब है उसको बनाने के लिए भी किया जाता है ना। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपने कभी इस जो महुआ है उसको देखा है, और अगर देखा है तो क्या उसको आपने खाया है। ये सब चीज़ आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इलाज के लिए बहुत सारी जो जंगल की जड़ी बूटियाँ थी उसका भी इस्तेमाल करते थे। और आप देखोगे कि जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए जब इनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो आप देखोगे कुशू और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे गुण समुदाय के लोगों से ही कहते थे। ठीक है, जब भी इनको लगती थी ये सब चीज़ें, तो और ये आज भी होता है आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब इस मैप से हम समझते हैं, उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो पेड़, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये डोंगरिया कंद कबीले की औरत पंडानू की पत्तियाँ को इकट्ठी कर रही है, और इनसे जो पत्तलें हैं वो बनाई जाएंगी। ठीक है, आप देखा होंगे जब आप जाओगे अभी, तो पत्तालों में जो खाना खाने का मज़ा होता है ना, कुछ और होता है ना। तो उसके बाद अब हम ये इस मैप को समझते हैं। पहले आप देखोगे कि किस तरह से कौन से समय पर, है ना, किस जो जगह थी वहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे। तो आप देखोगे कि अभी जो महाराष्ट्र है वहाँ पर आप देखोगे बंजारा लोग, ठीक है, ठीक है, उनके इलाके हैं। ठीक है, अगर आप लोग इधर मध्य प्रदेश की तरफ जाओगे तो आप देखोगे बेगास, बंजारी, गोंड। ठीक है, फिर आप लोग को ये देखना है कि किस तरह से संताल, मुंडा, उराव और उनथाल, है ना। फिर अलग अलग जगह में आप लोग देखोगे ये लोग रहते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते होंगे, क्योंकि देखो इन लोग जो खेती कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर आप सोचोगे ना इसका आइडिया कहाँ से आया होगा। और अगर आइडिया आया होगा तो ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि अगर कोई एक समुदाय किसी एक चीज़ की खेती कर रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो दूसरी खेती ना करे, कोई और कर रहा हो उस सब चीज़ों की खेती। तो आप देखोगे कि कैसा होता था इस समय में। जब एग्जाम्पल के तौर पे कोई जो जनजाति है वो चावल उगा रही है, तो कोई कुछ फल फ्रूट्स उगा रही है, तो ये लोग क्या करते थे, अदला बदली करते थे। ठीक है, आज भी आप देखोगे हर जगह पर तो हर चीज़ें नहीं उगती, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अदला बदली करते हैं कि आप हमारे पास से ये ले लो और आपके पास जो है वो हमको दे दो। ठीक है, फिर आप देखोगे कि वे अपने कीमती व उत्पादकों के बदले ज़रूरत चीज़ों को ले लेते थे। ठीक है, उसके बाद कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी पर आमदनी का सहारा भी देना पड़ता था, पैसे भी लगते थे कभी। ठीक है ना, हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ों से बदले में मिल जाए, तो पैसे भी यहाँ पे उपयोग में लाया जाता था। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। ठीक है, कई आदिवासी खेत के मजदूर थे। जब वन उत्पादन का काम कम पड़ जाता था तो आदिवासियों को मजदूरों के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा औरों के लिए काम करने में कतराते थे। आप देखोगे कि बैगा खुद के जंगल को संतान मानते थे, आज भी मानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। ये अपने गांव से बोलो या अपने खेत से बोलो, हर चीज़ से इनका जो प्रेम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और होना भी चाहिए, है ना, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चला करती थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ों को लेकर आते थे और वो क्या करते थे, भारी कीमतों पर बेचते थे। सूखदार महाजन भी आदिवासी को कर्जा देते थे, लेकिन
जो ब्याज था वो बहुत ज़्यादा वो लेते थे और इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी का ढकेल दिया जाता था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का क्या मानते थे, जड़ मानते थे। अब जो आपको परेशान कर रहा है उनको तो आप शैतान मानोगे ही, है ना, और वही आप मानते हो कि वो जो थे वो आपके लिए क्या होते हैं, मुसीबतों का जड़ होते हैं। अब देखोगे कि कुछ लोग जानवर भी पालते थे। देखो, जानवर पालने का मतलब कि आप जानवर पाल रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ही, है ना, उसको इसका ही सेवन कर लोगे। जानवरों से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती है जिन चीज़ों का उपयोग करके हम लोग अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकते हैं और उनका सेवन करके आप देखोगे जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या बोलोगे, जो उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे हम लोग खाद भी बनाते हैं, है ना, मिल्क तो है ही वन ऑफ द सोर्स। फिर आप देखोगे बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू से गद्दी समुदाय के लोग गडरिया और कश्मीर में बकरवाल बकरियाँ पालते थे। ठीक है, अगले साल इतिहास में हम लोग इसको विस्तार में पढ़ने वाले हैं। अब आपको ये जस्ट रीड कर लेना है क्योंकि आप देखोगे इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नहीं दिखती है। जस्ट एक बार आपको ये इसको रीड कर लेना है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ किताबों को पढ़ने की आदत आपको डालते रहना है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को छोड़ देता हूँ कि आप लोग पढ़ो तो आपको चीज़ों समझ में आए और आपकी किताब पढ़ने की जो आदत है वो आपको लगती रही। ठीक है, अब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले बहुत सारे जनजातीय एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। आज आप देखोगे एक जगह ही खेती की जाती है ना, एक जन का खेत होता है, हर साल मौसम के हिसाब से वहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्योंकि पहले जो हो रहा था जगह बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो लोग क्या सोचते थे एक बार यूज़ हो गया अब कोई और जाएंगे खेती करेंगे। लेकिन अब जगह कम है तो आप देखोगे कि आज भी जो खेती है वो एक ही जगह पर की जाती है। वैसे भी 19 सदी के पहले ही बहुत सारे जो जनजातीय काबिल एक जगह पर टिक खेती करते थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वह हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे वो ज़मीन पर अधिकार भी मिल जाते थे। बहुत सारे समुदायों को छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे काबिले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने पहले आकर जमीन को साफ किया। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग औरों की ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। ये सब चीज़ें आज भी चलती है, उस समय भी चलती थी। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर जो ज़मीन थी उसको बटाई में देते थे। हमने पूरा डिटेल में देखा है कि किस तरह से बटाई में दिया जाता है, उन लोगों से किस तरह से पैसे लिया जाता है। अब ब्रिटिश अफसरों को गोंड और स्थाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ठीक है, जंगलों में रहने वाली खेती को बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, ऐसा उनको लगता था। पर आपको समझ में आएगा कि थोड़ी देर बाद इन लोग को लगने लगता है कि अब हम ये हमारे काम में आ रहे हैं, इनका उपयोग करके हम व्यापार कर सकते हैं, पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि सभ्य बना रहे हैं वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे औपनिवेशिक शासन, ठीक है, तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किस तरह से अब अंग्रेज़ों का भी ध्यान आ जाता है इन लोगों के ऊपर और आप देखोगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।